डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। महाकवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस पर हम अनुशीलन निरंतर प्रस्तुत कर रहे हैं। शेष अवतरणों की चर्चा आज हम करेंगे। और अब तक हमने यह जाना कि पंत जी ने पर्वतीय प्रदेश का चित्र इस कविता में प्रस्तुत किया है। पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में कैसा मनोरम दृश्य उपस्थित होता है, उसका वर्णन कवि ने इसमें प्रस्तुत किया है। आगे का जो अवतरण है उसकी चर्चा हम करते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इस तरह की पंक्तियां हैं। अभी पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि मेखला की आकृति वाले पहाड़ों की चर्चा थी, जो हजार आंखों से अपनी आकृति उस ताल में, विशाल जो ताल फैला हुआ है उसके चरणों में जो दर्पण के समान दिखता है, उसमें अपनी प्रतिबिंब को निहारता हुआ दिखाया था पंत जी ने। अब पहाड़ों का और चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि क्या चित्र बना रहे हैं वो देखें। गिरि कहते हैं पहाड़ को। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। झरनों का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, निर्झर का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, मनोहारी मनोरम नैनाभिराम चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कवि पंत यहाँ कि पहाड़ों से झरझर जो निर्झर प्रवाहित हो रहे हैं, जो झरने झर रहे हैं, उसका चित्र यहाँ उपस्थित किया है कवि पंत ने। तो गिरि का गौरव गाकर झरझर, कवि कल्पना करते हैं कि गिरि अर्थात पहाड़ पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं। ये झरने जो झर झर कर, ये निर्झर पहाड़ों की जो ऊंचाई है, पहाड़ों का जो औदात्य है, पहाड़ों की जो गरिमा है, पहाड़ों का जो गौरव है, उसका गान कर रहे हैं ये निर्झर, ऐसा कवि कल्पना करते हैं। तो गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि का गौरव गाकर, गौवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। झरझर में ध्वन्यात्मकता है। इस ध्वनि बिंब के माध्यम से, ऑडिटरी इमेजरी के माध्यम से पंत जी ने झरने के, निर्झर के पहाड़ से नीचे झरझर ध्वनि करते हुए झरने का पूरा चित्र उपस्थित किया है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। वे जो निर्झर हैं, जो पहाड़ों से, गिरि से, पर्वतों से नीचे अवरोहित होते हैं, नीचे गिरते हैं और झरझर निनाद करते हैं, वे झाग भरे हुए हैं। और वे झाग जो सफेद हैं, श्वेत वर्ण के हैं, वे ऐसा लगता है कि मोती की लड़ियां हों, मोती की लड़ियों से सुंदर, श्वेत मोती की लड़ियों के समान वे झाग हैं। और झरझर कर निनाद करके वो झरने पर्वतों से नीचे झड़ रहे हैं। तो गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। झरझर कर सुंदर निर्झर, तुक की योजना और ध्वन्यात्मकता है, जैसा कि हमने चर्चा की। और मोतियों की लड़ियों से बिल्कुल श्वेत रंग का चित्रण और निर्झर से निकलने वाले झाग या फेन का चित्रण महाकवि पंत यहाँ कर रहे हैं। चित्रात्मकता है, विजुअल इमेजरी है, साथ साथ ध्वन्यात्मकता है, ध्वनि बिंब भी है। तो इस अवतरण में ऑडियो विजुअल दोनों प्रभाव कवि पंत ने प्रस्तुत किया है। आगे की पंक्ति देखें। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। पिछले अवतरण में निर्झर की चर्चा, झरने का चित्र। अब अगले अवतरण में पहाड़ों के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, जो गगनचुंबी हैं, आसमान को स्पर्श करते हुए वे ऊंचे पेड़ हैं, उसका चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कविवर पंत। गिरिवर के उर से उठ उठकर कवि पंत कहते हैं कि
पहाड़ों से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर कहते हैं वृक्ष को, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जो आसमान को चूमते हुए, आसमान को स्पर्श करते हुए जो पेड़ हैं, जो पहाड़ों से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये उच्च आकांक्षाओं के प्रतीक है। उच्च आकांक्षा, ऊंची आकांक्षा, ऊंची अभिलाषा, एम्बिशन जिसे कहते हैं, महत्वाकांक्षा के प्रतीक ये ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, तरुवर हैं, जो पहाड़ों के उर से निकलकर ऊपर आसमान को चूमते हुए, आसमान को स्पर्श करते हुए दिख रहे हैं। तो गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, उपमा अलंकार है, से के कारण उपमा अलंकार है, साथ साथ उच्च आकांक्षाओं से तरुवर पेड़ का मानवीकरण किया जा रहा है कि ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ये ऊंची महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक हैं। तो इसमें प्रतीकात्मकता भी है, सिंबोलिज्म भी इस कविता में है। पंक्ति फिर से देखें, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और वे जो ऊंची आकांक्षाओं के समान सदृश दिखने वाले ये ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी जो पेड़ हैं, ये नीरव नभ को, जो ध्वनिहीन आकाश है, शून्य आकाश है, उसको झांक रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो पेड़ों को देखते हुए चित्रित किया है कविपंत ने, पेड़ों का मानवीकरण किया है कविपंत ने। जिसे अंग्रेजी के शब्दों का हम प्रयोग करें तो पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। तो गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से, बिना पलक झपकाए और अटल होकर वे तरुवर, वे पेड़ जो उच्च आकांक्षाओं के समान हैं, अभिलाषाओं के समान हैं, वे नभ को, आसमान को झांक रहे हैं, अवलोक रहे हैं। इस चर्चा के बाद अगला जो अवतरण है उसको हम देखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब पावस ऋतु की चर्चा, वर्षा ऋतु का चित्रण कविपंत कर रहे हैं। और अब अचानक बरसात होने लगती है, मूसलाधार बरसात उस पर्वतीय अंचल में होने लगती है। तब सारा दृश्य कैसे बदल जाता है, अब तक का जो दृश्य था उसमें कैसे परिवर्तन होता है। क्योंकि कविता की शुरुआत में ही पंत जी ने कहा था कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इस पावस ऋतु के मौसम में पर्वतीय अंचल में प्रकृति का वेश पल पल परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। अब अभी तक का जो चित्र था, अभी तक का जो दृश्य था, वो अचानक बदल गया है। मूसलाधार बरसात होने लगी है उस पहाड़ी इलाके में, और कैसा दृश्य उपस्थित हुआ है उसको चित्र में बांधा है कविपंत ने। उड़ गया अचानक लो भूधर, सस्पेंस कविता में, कौतूहल, जिज्ञासा, एक नाटकीयता, एक ड्रामेटिक एलिमेंट कविता में आ गया। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ अचानक उड़ गया। एक सस्पेंस, एक कौतूहल, एक नाटकीयता, एक तिलिस्म का चित्रण कर रहे हैं कविपंत। यह पंत की विशेषता है।